चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है मेरा फ्रेश लुक? चिकना लग रहा हूँ मैं? अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मार्केट। जो बच्चे नए हैं, ये तो साइंस के थ्रू आए हैं, मैंने उनको लॉ ऑफ डिमांड के पूरे लेक्चर्स भेज दिए। और किसी को रिवीजन के लिए चाहिए होगा तो मुझे बोल देगा। और ग्लासेस सिटी के भी मैं आधे भेज चुका हूँ, आधे भेज दूंगा। ठीक है। मार्केट, ये चैप्टर बड़ा है और काम का है। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इससे, ध्यान देंगे। अपन ने पढ़े थे, वहाँ लिखा फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़े थे, पीपल कैन नॉट हैव ऑल दे वांट। आपको जो चाहिए वो सब नहीं मिल जाता, है ना। क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड। और वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड। यू कैन नॉट अफोर्ड एवरीथिंग, यू कांट अफोर्ड एवरीथिंग, है ना। नो वन। तो कुछ ऐसे गुड्स है जिसको बिना पैसे दिए भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसके मजे ले सकते हैं। और वो क्या है? जीरो प्राइस गुड्स बोलते हैं उसको। एयर, सनलाइट, फ्री गुड्स, अवेलेबल टू ऑल, अवेलेबल टू होल सोसाइटी विदाउट एनी मनी एक्सचेंज। अबेंडेंट है, भर भर के पड़ा हुआ अबेंडेंट है कि नहीं, सनलाइट, एयर, इनकी कोई स्कैरसिटी नहीं है। मैं बिल्कुल काटते पीटते पढ़ा रहा हूँ। इनके लिए, इनको पैदा करने के लिए आपको कोई खर्चे की भी जरूरत नहीं। क्यों सर? ये तो ऊपर वाले ने पैदा किया, हमको तो पैदा करना नहीं, हमको तो सिर्फ इसके यूज करने। अब जो इकोनॉमिक गुड्स है, क्वेश्चन आ सकता है, वो स्केर्स में है, वो उनकी कमी है ना। साइकिल की कमी है, कपड़े नहीं है, लग्जरी आइटम्स नहीं है ना। ये चीज़ों की कमी आपको दिख जाएगी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बहुत स्कैरसिटी होती है बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है। तो अनलाइक फ्री गुड्स, वी चूज इकोनॉमिक गुड्स, जो पैसा देके हम खरीदते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कौन से फ्री गुड्स होते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज में अगर समझे, कॉमन लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, प्राइस का मतलब क्या होता है? वो क्वांटिटी ऑफ मनी जो हमको पे करना पड़ेगा किसी भी गुड्स और सर्विसेज को हासिल करने से पहले या हासिल करते वक्त, कि पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो प्राइस का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर ऑफ एन आर्टिकल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स क्या लिखा है? प्राइस एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ए थिंग इन रिलेशन टू मनी। डेफिनेटली, है ना। मनी के रूप में आपको वैल्यू जो मिलेगी वो होगा प्राइस। सिंपल है। द क्वांटिटी ऑफ मनी विच वी आर विलिंग टू पे, विलिंग टू एक्सचेंज। इसको एक्सचेंज वैल्यू भी कहते हैं। आप बढ़ाया था मैंने यहाँ, एक्सचेंज वैल्यू। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डो मीन्स कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल, और पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटी। डेफिनेटली मनी के बिना आप किसी भी चीज पे कमांड नहीं रख सकते। मनी एक ऐसी वन ऑफ दी मीन्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर कमांड रखता है। क्योंकि अगर मनी के बिना अगर आप किसी चीज को दोगे और लोगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो मनी शोज, मनी एक्सप्लेन, मनी एक्सपोज द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप लोगों के साथ 1.5 लाख रुपए का आईफोन है तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी हाई है, तो अब लोगों को लगता है उसकी यूज वैल्यू ज्यादा है इसलिए वो खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका, मैं पढ़ाऊंगा। वैल्यू इन यूज का मतलब क्या होता है? कोई चीज हमारे कितने काम की है। कई ऐसी यूज वैल्यू चीजें जिसको हम फ्री फोकट में भी कंज्यूम करते हैं सरकार के द्वारा। आप जैसे फ्री गुड का एग्जांपल दिया, तो यूज वैल्यू है बट एक्सचेंज वैल्यू जीरो। अभी जो टेस्ट होते हैं या जो वैक्सीन आएगी अभी, कोविड वैक्सीन की, मान लो सरकार ने बोला सबको फ्री में लगाएंगे, तो उसकी यूज वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000% बट एक्सचेंज वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। गोल्ड का एग्जांपल ले लो, उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज्यादा है, उसकी यूज वैल्यू भी ज्यादा है। पेट्रोल डीजल का एग्जांपल ले लो, धीरे धीरे एक्सचेंज वैल्यू बढ़ रही है, यूज वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब बट वही पढ़ना, तो ये यूज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू आप काय में निकालते हो? मनी में निकालते हो, मतलब प्राइस से निकालते हो, प्राइस से कंपेयर करते हो। अब दो मोबाइल रखे आपके सामने, एक 30,000 का, एक 50,000 का। तो आप बोलोगे भाई 30,000 वाले की ये भी यूज वैल्यू वही है और आपको 30,000 में मिल रहा है, 50,000 वाले में क्यों एक्स्ट्रा पैसे खर्चा कर रहा है? तो कंपेयर कर सकते हैं ना आप, जब आपको प्राइस पता रहता है। यू कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू गुड्स हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक। यूज वैल्यू का मतलब क्या लिखा है? ह्यूमन सेटिस्फाई, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करें। और एक्सचेंज वैल्यू का मतलब क्या हो रहा है? उसके बदले में आप कितना पैसा पे कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? सो द अमाउंट ऑफ मनी यू आर विलिंग टू पे। फिर आज की तारीख में खुदा, मैं बड़ी ट्रेजेडी सुनता हूँ आजकल। हम लोग डिजिटल एजुकेशन का एग्जांपल ले लो आप। उसकी एक्सचेंज वैल्यू भी ज़्यादा है और नहीं, एक्सचेंज वैल्यू तो कम ज़्यादा है, हाँ डिफर है।
यूज वैल्यू बहुत है अच्छी तरीके में डिजिटल एजुकेशन की. इट कैन एक्सचेंज एट लो प्राइस, एट हाई प्राइस, एट मीडियम प्राइस, एट मॉडरेट प्राइस. अभी आप देखिए लोग एडमिट हो रहे हैं, बेड्स नहीं है अवेलेबल. इट्स लाइक हाई टाइम. एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज़्यादा है. आप 5 लाख में हमारे बंदे को एडमिट कर दो, मगर एडमिट कर दो क्योंकि जान बचानी है. ऐसा है. ठीक है. तो हम लोग सिर्फ कार्य फोकस करेंगे इकोनॉमिक्स पे, एक्सचेंज वैल्यू पे फोकस करते हैं. कितना पे कर रहे हैं आप, उसे समझ में आता है कि आपको उस चीज़ की अहमियत कितनी है. शराब का देख लो, शराब के लिए लोग कितना ही पे करने को रेडी. अब जैसे कि सेंटिमेंटल वैल्यू, आपके क्या इमोशंस जुड़े हैं उससे, ये सब चीज़ों को फोकस नहीं होता. सिर्फ कितना पैसे में आप ले रहे दे रहे वो इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कौन सी चीज़ किसको किस तरीके से पसंद आएगी, सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है. ठीक है ना. किसी चीज़ को जज करना अबाउट द वर्थ वैल्यू ऑफ ए कम्युनिटी, अब वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है. किसी को 100 रुपए की चप्पल भी पसंद आती, किसी को 1000 रुपए की चप्पल भी पसंद आती. बोले काम तो वही कर रही है, सेम घड़ी में भी एग्जाम्पल वही है. तो वो अब वो चीज़ को खरीदने पर आपको क्या वैल्यू मिली वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. तो हम लोग वैल्यू इन यूज पढ़ ही नहीं रहे, हम लोग पढ़ते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में. ठीक है ना. ऑयल मार्केट, वीट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, एक्सचेंज वैल्यू. अब हर जगह पर आपको सेम तरह की प्याज रखी मिलेगी, सेम तरीके के आलू रखे मिलेंगे, टमाटर, फिर भी आप अलग अलग जगह पर जाके पूछते हैं. एक्सचेंज वैल्यू की वजह से पता तो है हर जगह सेम ही क्वालिटी का रखा है. ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर. बायर और सेलर जब मीट करते हैं, मिलते हैं एक मार्केट में, एक जगह पर जिसको मार्केट कहते हैं, बायर और सेलर मीट, डिस्कस अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज. तो व्हाट दे डिस्कस, प्राइस. से निगोशिएट अबाउट प्राइस, दे नेवर निगोशिएट अबाउट यूज वैल्यू. और जब प्राइस में कंपैरिजन होता तब पूछते भैया क्या फर्क है, फिर वो बताता क्वालिटी का. आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो काम तो वही करिए, घड़ी तो अब दो जगह रखी है प्याज, दो दुकानों में, वो तो काम तो वही करेगी आपके बर्तन में आके. तो इसलिए एक्सचेंज वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूज वैल्यू. दूसरी बात, मार्केट मतलब क्या, सोचो. थोड़ा सा मैं आगमन कर रहा हूँ बीच में, तो थोड़ा सा मेरा को एक्चुअली माइग्रेन का इशू है, हो गया है मतलब ये लैपटॉप से पढ़ा पढ़ा के, तो इसलिए थोड़ी तकलीफ है, तो बीच बीच में नज़रअंदाज करना उस चीज़ को. ठीक है. मुझे बताओ मार्केट मतलब क्या. सर मार्केट मतलब कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती, ये तो अपन ने सब ट्वेल्थ में ही पढ़े. मार्केट हर वो जगह है जहाँ पर बायर और सेलर मीट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी. हाईवे भी एक मार्केट है, रास्ते पे खड़े हुए बंदे से आपने खिलौने ले लिए, फ्रूट्स ले लिए. एक गली में जो ठेले वाला आता है, ये भी एक मार्केट हो जाता है. जहाँ बायर सेलर मिले वो मार्केट. गली में एक दुकान है, वो भी एक मार्केट है. हाँ, स्पेसिफिक मार्केट स्पेसिफिक प्लेसेस पे होते हैं, जैसे कि फिश मार्केट, मीट मार्केट, लोहा मार्केट, गोल्ड मार्केट. बट मार्केट कहीं भी हो सकता है, ये लिखा है ना. ओ एल एक्स, क्विकर, ये भी तो मार्केट है आजकल. ऑनलाइन मार्केट भी, तो प्लेस की भी जरूरत नहीं हो, तो सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही सामान को बेच डालते हैं. क्लियर है, मतलब आपको प्लेस पे जाने की भी जरूरत नहीं है. थ्रू ए पोर्टल, थ्रू ए वेबसाइट, यू आर सेलिंग योर गुड्स. हम लोग पढ़ने वाले कि कैसे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है, प्राइस को कैसे किया जाता है. सर डिमांड सप्लाई. डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है बेसिकली फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइस को. और जहाँ सरकार का रिस्ट्रिक्शन होगा तो रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी हो जाती है, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है. जैसे भी बहुत जगहों पर गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है बहुत चीज़ों के दाम. स्पेशली अब रेलवे का एग्जांपल ले सकते हैं. मार्केट में बायर का होना जरूरी है, सेलर का भी. बिल्कुल. कोई एक जगह करेगा क्या होता. कुछ ना, ये दोनों, यस, प्राइस का बार्गेन, ओके, दोनों को नॉलेज है. और वन प्राइस फॉर प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम. डेफिनेटली एक चीज़ को एक ही दाम में बेचोगे एक बार में. मतलब एक बंदा जब खरीदेगा तो दो दाम में नहीं खरीदेगा ना, एक ही प्राइस पर खरीदेगा. ठीक है. ऐसा अपन मान के चल रहे हैं. ये एलिमेंट्स है, भूलना मत. क्वेश्चन आ सकता है चार में से एक चीज़ एग्जाम्पल बना करके कैंसिल करके ऑप्शन दे सकता है. अब अलग अलग प्रकार के मार्केट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ट्रांजेक्शन, रेगुलेशन, वॉल्यूम, टाइम. उससे पहले क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया. बहुत आसान है यार. अपने गोंदिया का जो फ्रूट मार्केट है, अपने गोंदिया का जो लोहा मार्केट है, अपने गोंदिया अपने शहर का छोटे लोकल मार्केट. क्या लिखा वहाँ पर देखो, लोकल एरिया, रीजन, हाईली पेरिशेबल गुड्स. लोकल बोला, फ्रूट्स, बल्कि आइटम्स भी बिकते हैं. इसका ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक. तो लाए और बेचे, लाए और बेचे, अनइकोनॉमिकल है ना उनको बाहर ले आओगे तो.
हेयर ड्रेसर्स, रिटेलर्स, कई कई आप शहरों में जाएंगे तो आपको हेयर ड्रेसर की एक अलग लाइन दिखेगी, ये छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स की अलग लाइन दिखेगी, वो बल्कि चीज़ है ना, उसको लेके घूमते रहोगे पूरे स्टेट भर में, नहीं जा सकते। होता है ना लोकल भैया, खाने का मार्केट कहाँ पर है किसी जगह पर, लोकल मार्केट बोलते हैं उसको, इंदौर लोकल मार्केट। वो दुकान वाले के दुनिया भर में माल बेचते हैं, नहीं इंदौर में बेचते हैं, दुनिया के लोग वहाँ आके खाते हैं। छप्पन भोग गली है शायद मेरे ख्याल से, खाऊ गली ऐसे कुछ है ना, वो लोकल मार्केट हो गया वहाँ का। जैसे मैं बुरहानपुर जाता हूँ या मैं अपन रायपुर जाते हैं, रायपुर में एक जगह है, एक दो जगह है खाने पीने की, तो वो लोकल मार्केट हो गया। वहाँ के लोग कोई फॉरेन में थोड़ा ना बेच रहे हैं माल, या मुंबई दिल्ली थोड़ा ना बेच रहे हैं, खाने पीने का मार्केट। रीजनल मार्केट एक पर्टिकुलर रीजन को कवर करते हैं, जैसे विदर्भ रीजन, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। संतरा मार्केट हो गया अपना, पार्ट्स ऑफ स्टेट, क्लस्टर ऑफ स्टेट्स, कुछ हिस्से कवर कर रहे हैं। नेशनल मार्केट, आगरा का पेठा खाए में आएगा, सर वो रीजनल ही होगा, कुछ कुछ जगहों पर खाया पिया जाता है, हम लाते हैं खरीद के, बट हमारा मिलता नहीं है, तो आगरा का पेठा जा जाएगा इसमें। तुम्हारा वो संगमरमर हो जाता है, मार्बल, वो भी रीजनल मार्केट ही एक प्रकार का है, कुछ पर्टिकुलर रीजन में ज्यादा है, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी साइड में हो गया। अब आ जाओ नेशनल मार्केट, ओहो हो, नेशनल मार्केट आ गया, जो पूरे देश भर में इसका सामान, एप्पल, बनाना, शुगर केन, ऑयल, गोल्ड, वो तो इंटरनेशनल में भी आ जाएंगे, है ना। हिंदी बुक्स में हैव नेशनल मार्केट डेफिनेटली। इसको आउटसाइड इंडिया का करोगे बेच के, फिर तो ऐसे देखेंगे तो मराठी की बुक इन महाराष्ट्र वो आएगी रीजनल में, उसका नेशनल मार्केट कहाँ होगा, क्योंकि पर्टिकुलर महाराष्ट्र तक ही सीमित है। एग्जाम्पल तो यही हो गया। कुछ टेलीकम्युनिकेशन भी है जो रीजनल है, जैसे आप महाराष्ट्र में जाओ ना, तो वहां पर कुछ अलग ही चलता है टेलीकम्युनिकेशन का टावर, नाम मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, कुछ अलग ही नाम था उसका। रीजनल मार्केट पर्टिकुलर रीजन तक फिक्स, उससे आगे नहीं। नेशनल मार्केट पूरे देश में, जैसे भीम पे, गूगल पे, भीम पे, ये हमारे जो रुपए रुपए है, ये सब नेशनल मार्केट में आएंगे, ये दुनिया भर से थोड़ा चलते हैं इनका काम, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट, ऑयल लिख लो पहले तो उसको, गोल्ड, ये इंटरनेशनल मार्केट है। आईटी सर्विसेज, गोल्ड सिल्वर लिखा है वहां पर, मैंने आपको ऑयल का एग्जांपल भी दे दिया, फ्यूल का। कुछ पेरिशेबल गुड्स भी हैं इसमें जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचे और खरीदे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, पेरिशेबल गुड्स या सीजनल गुड्स या फेस्टिवल के हिसाब से, ओकेजन के हिसाब से, 4 दिन का मार्केट, 6 दिन का मार्केट, 8 दिन का मार्केट, राखी का मार्केट, कलर का मार्केट, पटाखे का मार्केट, सेवई का मार्केट, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। फिश का मार्केट हफ्ते में 2 दिन लग रहा है ना। खोआ खोआ मिलता है उसका मार्केट, घी का मार्केट, ये कुछ इनके मार्केट शॉर्ट पीरियड के, हफ्ते में 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहा है, खत्म। इनके सप्लाई को आप चाह के भी बढ़ा नहीं सकते, मतलब ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सप्लाई, ये डिमांड है, अब डिमांड कितनी हो जाए सप्लाई उतनी रहेगा, कहाँ से बढ़ाओगे आप, तो इसलिए प्राइस बढ़ता है, फिर देख रहे हो ये ओरिजिनल प्राइस, ये बढ़ गया, पहले इतना था फिर इतना हो गया, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई बढ़ नहीं सकता, सप्लाई फिक्स्ड ना, उससे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा ग्राफ आ सकता है, आप ध्यान रखना, ये जो है ना डिमांड कर्व से, ये D1 D2 राइट वर्ड जा रहे हैं अपवर्ड साइड। शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड से थोड़े से ज़्यादा है ये आउटपुट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप बाय इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हाँ हाँ लेबर को थोड़ा सा ऐड करो। हाँ ले दिवाली का मार्केट में 10 दिन का मार्केट है, ठीक है, अब एक हफ्ते बाद अपने एक लेबर और रख ली, है ना। बाकी अदर फैक्टर्स तो कांस्टेंट रहेंगे, ये अपन ने वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला लॉ पढ़े थे ना, वो है। थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आप, थोड़ा सप्लाई बढ़ा सकते हो, इट्स लाइक दिस। ये डिमांड है आपकी, आपकी डिमांड बढ़ी, बढ़ी ना, सप्लाई को आपने थोड़े से बढ़ाया, थोड़े से, ये पहले इतना था हल्का सा, तो कितना बढ़ाओगे आप, कोशिश करोगे हल्की सी बढ़ाने की कोशिश की, जो है मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, आप समझे ना मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये ना ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसे इतना सही पड़ेगा सप्लाई। लॉन्ग पीरियड मार्केट आपके पास में, लॉन्ग रन दोनों फैक्टर्स को इंप्रूव कर सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको बताया, फूड फूड है ना, नेस्ले मैगी, टाटा सॉल्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, लॉन्ग पीरियड मार्केट्स है। आप अपने हर
फैक्टर्स को डिमांड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, कौन से प्राइस पर बेचते हैं हम लोग, नॉर्मल प्राइस पर ना, मतलब जितना कॉस्ट लगा उतना हमारा प्राइस रिकवर करके दे रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग। यानी 8 रुपए की चीज़ को हम लोग 10 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपए हमारे प्रॉफिट है, ठीक है, इतना ही कमा रहे हैं हम साल भर। सुपर नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 8 रुपए की चीज़ को आप 16 रुपए में बेच रहे हो, तो वो शॉर्ट पीरियड में वेरी शॉर्ट में आएगा, बट महंगा बेच रहे हो। जैसे भी तुरंत सबको वेंटिलेटर चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, एम्बुलेंस के प्राइसेस देखो अब जाके, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में आ गया, वेरी लॉन्ग पीरियड सेकुलर मार्केट, जिसकी जब इच्छा हो रही जो बेच रहा है, सेकुलर हो गया ना, कोई किसी को रोक नहीं सकता था। हर प्रकार का बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया इसमें, अपने सप्लाई को अपने हिसाब से देख रहा है, डिमांड अपने हिसाब से हो रही है, दिख रहा है ना। सब अपने हिसाब से चेंज हो रहा है। इसका टाइम पीरियड होता है, इट्स लाइक 3 साल, 4 साल, 5 साल, लिख लेंगे आप। लॉन्ग पीरियड का 1 साल, अप टू 1 ईयर। शॉर्ट पीरियड का डेज, वीक्स, मंथ्स, और ये तो कुछ पर्टिकुलर डे। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, स्पॉट कैश, तुरंत पैसे दो और मान ली जाओ, आज नगद कल उधारी, कई मार्केट होते हैं ऐसे, तुरंत पे करो। कौन से होंगे बताओ सर, पिज्जा हट जाएंगे, मैकडोनल्ड जाएंगे तो उधारी में ले सकते हैं क्या, नाम चाचा का नाम बता सकते हैं क्या, पापा का नाम बता सकते हैं, नहीं 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 नहीं, मॉल वॉल में जाके स्पॉट पैसे लो और सामान ले जाओ, पैसे लो और सामान ले जाओ, फ्यूचर मार्केट, समझे। एक सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, समझ में आया मेरे बच्चों। फ्यूचर मार्केट, ठीक है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट विद प्रॉमिस टू पे। फ्यूचर में आपको गुड्स बेचते हैं हम लोग, तो टेक्सटाइल वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, पैसे पे कर दिया, माल बाद में आएगा, ठीक है ना। ये ऑनलाइन शॉपिंग ऐसी हो सकती है कि ओनरशिप तो आ गई आपके, बट फ्यूचर में आपको गुड्स मिलेंगे आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। कंस्ट्रक्शन वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको फ्यूचर मार्केट में, बेहतरीन एग्जांपल है। गोल्ड का होता है, आपको गोल्ड बनवाने दिया आपने, तो वो बनवाई भैया 1 हफ्ते बाद मिलेगा, 2 हफ्ते बाद मिलेगा, फ्यूचर मार्केट में आ सकता है। रेगुलेटेड मार्केट, शेयर मार्केट रेगुलेटेड मार्केट है सेबी के द्वारा। रेलवे रेगुलेटेड मार्केट है, जहाँ देखो लिखा ना, जहाँ प्राइसेस कौन डिसाइड करती है, गवर्नमेंट या कोई एजेंसी को अपन बैठा के रखते हैं। अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट, बर्डी, चांदनी चौक, फ्री मार्केट, अच्छा ऐसा कोई कंडीशन नहीं, नो स्टिपुलेशन। वॉल्यूम, कितना माल बिक रहा है, होलसेल मार्केट, बल्क में, B2B होता है बेसिकली, और रिटेल मार्केट B2C होता है बेसिकली। कंपटीशन के आधार पर 4 मार्केट होते हैं, कितने, 4, फटाफट बोलेंगे कौन कौन सा मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पर ध्यान देना, जहां लिख लेना अपनी कॉपी में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर सेलिंग होमोजेनियस गुड्स एट यूनिफॉर्म प्राइसेस टू दी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बहुत सारे सेलर एक ही प्रकार की चीज बेच रहे हैं एक ही दाम पर, क्योंकि एक ही प्रकार की है, एक ही जगह से आई है, इसलिए दाम भी सेम है। एक ही जगह से बेच रहे हैं इसलिए दाम भी सेम है। एक ही प्रकार की चीज है तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए प्राइस सेम है। परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता, परफेक्ट चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, बट उसके कुछ फीचर्स कुछ मार्केट में है, जैसे कि बर्डी, चांदनी चौक का एग्जांपल दिया था, फिश मार्केट का एग्जांपल दिया था। एक ही जगह से लाया, एक ही जगह पर बेचा, इसलिए प्राइस भी क्या है, सेम। होमोजीनियस गुड्स, संतरा मार्केट का एग्जांपल दिया था। मोनोपोलिस्टिक मार्केट, सुपर मार्केट गए हो कभी, सुपर मार्केट में देखते हैं बिस्किट का अलग सेक्शन होता है, साबुन का अलग सेक्शन होता है, कॉस्मेटिक का अलग सेक्शन होता है, एक ही ब्रांड की चीजें रखी रहती है, नहीं नहीं नहीं, सब क्रीम है बट अलग अलग ब्रांड के, सबका कलर अलग, सबका नाम अलग, सबकी पैकेजिंग अलग, सबकी बिस्किट के नाम अलग, पैकेजिंग अलग, अलग अलग। कलर से पहचान जाते हैं, नाम से पहचान जाते हैं, दिख जाता है ना, नफीस टोस्ट कहाँ रखा दिख जाता है, दूर से नेस्ले मैगी कहाँ रखी दूर से दिख जाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, बिस्लरी की बोतल कहाँ रखी दूर से दिख जाती है, अपने क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। मोनोपोलिस्टिक, बहुत सारे सेलर, फेयरली लार्ज, सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एक जैसे नहीं बट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बेच रहे हैं। बिग बाजार इज द, सुपर मार्केट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है वो, मतलब सभी साबुन बेच रहे हैं बट सबका ब्रांड अलग है, सबका कलर अलग है, सबकी पैकेजिंग अलग है, इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, साइज, ब्रांड। मोनोपोली रेलवे, सबसे बेस्ट एग्जांपल। अपने हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, नेस्ले, मैगी, एप्पल अपने हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अपने हिसाब से। डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स दूसरे शहर जा रहे हैं तो अलग प्राइस ले रहे हैं, अपने शहर में पढ़ा रहे तो अलग प्राइस ले रहे हैं, गरीब से अलग, अमीर से अलग, ये बच्चे से अलग, वो बच्चे से अलग, ये पेशेंट से अलग, वो पेशेंट से अलग, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको प्राइस में। और इनका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ये अपने हिसाब से मनमानी करते हैं, मनमानी करते हैं, या आप बोल सकते हैं कि
एक अच्छे वे में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। अब जैसे सरकार की कई जगह पर मोनोपोली है तो सब्सिडाइज भी होती है कई चीजें, ये क्लोज सब्सिट्यूट्स नहीं है। अब बोले तो yippee तो है। अब तुम खुद पूछो, तो मैगी नहीं रहेगी तो yippee लेने से कितना सोचते हो तुम? ओलिजोपोली, फ्यू सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल गुड्स, लिखा है कॉम्पिटेटिव गुड्स। एग्जांपल दो क्या, दो दो एग्जांपल लिख लो। रुपए, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये बड़ी कंपनी होगी। बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनली, तीन चार कंपनी ऐसी, ऑक्सीजन क्या है। जहां 2 से 10 तक के सेलर लेंगे वो एलिजिबल होगी, फ्यू सेलर। टेलीकम्युनिकेशन, आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल। यहाँ पर प्राइस को लेके बहुत मारामारी होती है क्योंकि कुछ ही सेलर्स है ना, बहुत बार, और जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, फ्यू सेलर्स। क्या लिखा देखो, ये टेबल देख लो, आप टेबल से समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है प्राइस पे? मोनोपोली का है, लिखा ना। सबसे कम किसका है? परफेक्ट वाले का है। हो ही नहीं सकता उनका, तो वो तो सेम प्राइस पर ही बेच रहे एक जगह से लाके। क्वेश्चन आ सकता है आपको इस पर। सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ होगा? मोनोपोलिस्टिक में होगा ना भाई, इतने सारे ब्रांड। यहाँ तो कंपटीशन नहीं होगा, क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होंगे, स्मॉल नंबर से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आने वाला अब इसका एक और वीडियो आएगा चैप्टर का, तो दिक्कत ही नहीं है, खेल खत्म। समझ में आया क्या क्या बोला? आगे देखो चैप्टर क्या है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, रेवेन्यू वाला कंसेप्ट है, यू खत्म करा देंगे आपको। ठीक है, क्या लिखा है? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। पहले मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। सर, कितने प्राइस पर कितना माल मैंने बेचा, तो वो आता है मेरा टोटल रेवेन्यू। क्या लिखा है? 100 यूनिट को 10 रुपए पे बेचा तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 1000। ये होता है रेवेन्यू। प्रॉफिट नहीं बोला भाई, इससे तो कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बचता है, प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहे। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या करोगे? माइनस करोगे, फिर जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये आपका आ गया फॉर्मूला। एवरेज रेवेन्यू क्या होगा? सर जी, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला सिंपल है कि हर यूनिट पे कितना कमाया मैंने, तो टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी सोल्ड। तो कितना आया टोटल रेवेन्यू? 1000। क्वांटिटी सोल्ड कितनी आई? मेरे ख्याल से 100 थी ना, 10 रुपए कमाया आपने, ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, इतना ही होगा, ऐसे ही होगा। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होगा? इसका फॉर्मूला तुम बताओगे मुझे। ये देखो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला, ध्यान रखना। दो फॉर्मूले दे दिया इसके। एडिशनल, टी आर एन माइनस 1, या चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, यही होगा। ये देखो ये, तो पहले क्या लिखा है उसमें कि आप 1000 रुपये पहले कमा रहे थे 100 यूनिट बेच के, अब आपने 1200 कमाए 101 यूनिट बेच के। तो 101 वाली यूनिट पे कितना पैसा कमाया आपने? 1200 माइनस 1000, 200 रुपये कमाए। अब आपने प्रोडक्शन को और बढ़ाओगे आप, क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो ना, 200 रुपये भर भर के डिमांड है। और मार्जिनल रेवेन्यू ऐड किसमें करेगा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला तो ये होता है, टी आर कैसे निकालते हैं अपन, पी इंटू क्यू आर, क्वांटिटी सोल्ड हुआ, बट टी आर बढ़ेगा कम कैसे होगा? मार्जिनल रेवेन्यू से। हर एडिशनल यूनिट को बेचने से टी आर पे फर्क आएगा। ये तो आपको पता है, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज। एक और फॉर्मूला है इसका, ये कैसे निकाला मैंने आपको समझा ना। चेंज आया तो न्यू टोटल रेवेन्यू माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू। तो न्यू कितना? 1200, पुराना कितना है? 1000, कितना आ गया? 200। और क्वांटिटी सोल्ड भी क्या होगा? 100, एक माइनस 100, एक क्वांटिटी। ये आपके सामने आ गया, ये बहुत ही अच्छा है यार, ये बहुत ही ईजी है। और पहली यूनिट पर आपका टोटल रेवेन्यू 10 रुपये है, तो एवरेज भी 10 होगा, मार्जिनल भी 10 होगा, ये तो तय है। इसको तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी यूनिट बेचने पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। दूसरी यूनिट बेचने पर आपको 8 रुपये आए, तो दोनों पे कितने आएंगे? 18। भाई मार्जिनल तो ऐसे निकलेगा। टी आर कैसे निकलता है? अपन MR1, MR2, है ना, डेटा डेटा MRN। और एवरेज कैसे निकलेगा? सर जी, पहले ना ये 10/1, 10, 18/2, 9, टी आर अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ये होता है ना फॉर्मूला। आगे बढ़ाते जाओ, मार्जिनल रेवेन्यू गोज ऑन डिमिनिशिंग। हो सकता है डिमांड ना हो सकता, कॉस्ट बढ़ रहा हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, देखते जाओ देखते जाओ। गुड्स का प्राइस कितना है पहले देख लो। प्राइस कहीं लिखा है क्या?
प्राइस कहीं लिखा है क्या? कॉलम 3 शोज एवरेज रेवेन्यू विच इज नथिंग बट प्राइस पर यूनिट। इसको आप एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस भी ले लोगे, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस, वहां लिख लेना ए आर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। यानी इतना एवरेज का मतलब क्या था? पर यूनिट। तो इतना तो भाई मेरा खर्चा रिकवर हो जाना चाहिए। मार्जिनल को कभी आप प्राइस नहीं लेंगे क्योंकि वो तो आपका एडिशनल गेन और लॉस होता है। ए आर इक्वल्स टू पी होता है, हमेशा ध्यान रखना, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। देखते जाओ आगे। मार्जिनल रेवेन्यू गोज ऑन डिमिनिशिंग, व्हाई इट इज डिमिनिशिंग? बिकॉज आप मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। पांच, यहाँ आ जाओ, पांचवी यूनिट पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू हुआ 2। ये तो टोटल आपका कैसे आया पता चला ही है, हम ऐड करते जा रहे हैं ना, 24 4 28 है ना, 30, और ये तो धीरे धीरे गिरेगा ही। ये जीरो हुआ, ये हाईएस्ट होगा, और ये अब देखो सुनो, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो गया, 5 रुपए मतलब एवरेज रेवेन्यू वहाँ 5 रुपए आ रहा है, यानी पर यूनिट पर आप 5 रुपए कमा रहे हो, ये हो गया। अब इससे कम नहीं आने का, मार्जिनल रेवेन्यू तो नेगेटिव हो जाएगा, इससे कम नहीं जाने का। देखो क्या लिखा, और टीआर भी हाईएस्ट है, तो बस 5 रुपए से कम नहीं बेचने का, तो गधे हो तुम। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, इट कीप्स ऑन फॉलिंग। तो अपन लिख सकते हैं ना कि जब एम आर जीरो हुआ, टी आर हाइएस्ट हुआ, ए आर इक्वल्स टू प्राइस हो गया, मतलब इससे कम में नहीं बेचना है अपने को, 5 रुपए से कम में कोई गुड्स को नहीं बेचना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ए आर डिमिनिश हो ही रहा है, धीरे धीरे कम हो गई। अब आगे जाके आप देखोगे तो ये होगा, ये तो यहाँ तो हम जाएंगे नहीं, हम गधे हैं, ये वाली पोजीशन पे तो हमको जाना ही नहीं है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू कीप्स ऑन फॉलिंग शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस कम हो रहा है, बड़ा माल ज्यादा बेच रहे हो, देख रहे हो ना? पहले 1 यूनिट कितने पे बेच रहे थे? 10 रुपए पे। अभी 6 यूनिट कितने पे बेच रहे हो? 5 रुपए पे। तो इनवर्स रिलेशन ही हुआ ना, ए आर एंड क्वांटिटी डिमांड हैव इनवर्स रिलेशन। मगर मालूम है कौन सा मार्केट है? मगर आपको समझाओगे थोड़ा सा, वहां लिख लेना अपनी कॉपी में। ये वो मार्केट है जहां पर एक नया सेलर या नया प्रोड्यूसर मार्केट में एंटर करने की कोशिश करता है, और हमको लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ मोनोपोली या वांट टू इंक्रीज द डिमांड, यू हैव टू रिड्यूस द प्राइस टू इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड, सो दैट विल रिड्यूस योर रेवेन्यूज, स्पेशली मार्जिनल एंड टोटल एट डिमिनिशिंग रेट। तो ये नया सेलर के हिसाब से सोचो आप। अब ये भी डिमिनिश होने लगा क्योंकि एमआर जा रहा है निगेटिव। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा लगता है मेरे को। हुआ कि नहीं हुआ? समझा? ये टेबल आपको समझ में आ जाएगा। डी टी आर एंड डी चेंज इन क्यू इंडिकेट द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व। ये देखो आपके सामने बना हुआ है टोटल रेवेन्यू कर्व। इनिशियली क्या हुआ? बड़ा, ये 30 तक गया ना आपके सामने, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? डिमिनिश। मगर वो बड़ा कैसे? जल्दी बताओ मुझे। जब एम आर जीरो हुआ, टोटल रेवेन्यू अपने हाईएस्ट पे था, देखो आपके सामने बनाया है वो डायग्राम्स में, और ए आर उस वक्त अपने हाफ वे पे था, यहाँ लिख लेना, 5 रुपए हो गया था ना, हाफ वे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और जब टी आर एम आर जब निगेटिव हो गया तो टी आर भी डिमिनिश होने लगा, और ये भी। अब आपने एक चीज गौर की डायग्राम में कि एम आर और ए आर दोनों इनिशियली 10-10 थे, फिर आप अगर गौर करेंगे तो दोनों के बीच में गैप बढ़ते गया, 1 का 2 का 3 का, देख रहे हो? बट दोनों डिमिनिश हो रहे हैं, बट एम आर की गिरने की स्पीड ज्यादा है। मैंने बताया था आपको, जो मार्जिनल होता है बढ़ता भी तेजी से, गिरता भी तेजी से। ठीक है, यहां तक समझा आपको? ये अंडरलाइन कर लेंगे आप। क्यों गिर रहा है रेवेन्यू कर्व? क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, प्राइस कम करके हम डिमांड को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो डिमांड बढ़ तो रही है, टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट आपका पर रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कम हो रहा है। मतलब ओवरऑल कॉमोडिटी तो आपकी ज्यादा बिक रही है, बट एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कम करके। डायग्राम समझा? समझ लो ना आप। इनिशियल लेवल पर सब 10 है, तो यहाँ 10 ले लो टोटल का, और यहाँ 10 ले लो आप एवरेज और उसका, अलग अलग ग्राफ है। इनिशियल लेवल पे तो दोनों सेम थे, एवरेज और मार्जिनल। धीरे धीरे गैप बढ़ते गया, ये गैप दिख रहा है। और जब एम आर जीरो हुआ तो टी आर अपने हाईएस्ट पे था, तो टी आर को यहाँ से निकाला अपन ने 30, तो एम आर जब जीरो होता है टी आर अपने हाईएस्ट पे होगा, होगा कि नहीं होगा?
ग्राफ देखिए अच्छा है। और जो डिमांड कर्व कभी टच करता है करे एक्स एक्सेस को? नहीं सर, डिमांड कर्व नेवर बिकम जीरो। तो अब एक और चीज नहीं बता रहा हूँ, नई चीज आपको, एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। ध्यान रखना कि इतनी डिमांड है अपनी, इतना माल अपने को बेचना है इतने प्राइस पर, डिमांड करके भी जीरो नहीं होता। और उसको एक और नाम दिया अपने, प्राइस भी कहते हैं, ए आर इक्वल टू प्राइस, इतने पर आपको बेचना है। मार्जिनल रेवेन्यू को आप डिमांड कर्व इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो निगेटिव हो गया, डिमांड निगेटिव नहीं साइड नहीं आती, इसलिए वहां तक जाएगा ही नहीं सेलर। कर समझा? ये ऐसा क्यों जा रहा पॉजिटिव? क्योंकि सर पॉजिटिव रिलेशन ही था ना, प्राइस कम हो रहा था बट टोटल रेवेन्यू कर्व बढ़ रहा था। देखो ना, तो क्वांटिटी डिमांड से उसका रिलेशन कैसा था? पॉजिटिव था कि नहीं था? क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है, सॉरी यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव रिलेशन। बाकी लोगों से नेगेटिव रिलेशन था, इसलिए कौन सा स्लोप आया? नेगेटिव स्लोप। तो क्वांटिटी सोल्ड तो बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ये गैप क्यों आया दोनों के पीछे गैप? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू में मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता भी तेजी से, गिरता भी तेजी से। और एवरेज डिमांड कर, एवरेज रेवेन्यू को मैंने और क्या क्या बोला? प्राइस और डिमांड कर, है ना? इतनी डिमांड है आपकी, इसके आगे नहीं जाना, बेवकूफ गधे के अलावा। ठीक है, ओके। और जब एम आर जीरो हुआ, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो ए आर कहाँ पर है? अपने हाफ वे पे, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, समझ में आया? नॉर्मली मार्केट में ऐसा ही होता है, हर मार्केट की नॉर्मली नॉर्मली चीज़ें यही होती हैं, है ना? यहाँ कुछ लिखा देखो, इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, मतलब जहाँ पर कंपटीशन है, सब अपना अपना माल बेच रहे हैं, क्लोज कंपटीशन है, द एवरेज रेवेन्यू ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म ऑलवेज स्लोप लाइक दिस। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं प्राइस को कम करके, जो जियो ने किया, और अपनी डिमांड को बढ़ाऊं। ऐसे ही होता है ना, डिमांड कर, प्राइस कम करके। बट प्राइस कितना कम करोगे कि एवरेज रेवेन्यू रिकवर होते रहे? तो पी इक्वल्स टू ए आर, चाहिए जितना खर्चा लगा है उतना तो निकल जाए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि पी इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू ए सी, जितना खर्चा लगा एवरेज कॉस्ट उतना एवरेज रेवेन्यू, तो प्राइस कम से कम उतना तो रखूंगा मैं। तो इसलिए डिमांड कर्व को हम लोग और क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू का। तो ये सब प्राइस क्या है देखो ना, सिंस द फॉर्म्स ऑफ प्राइस टेकर, जो मार्केट डिसाइड करके दे रहा है उस प्राइस पे वो बेच रहा है। मार्केट ने कितना डिसाइड किया? 5 रुपए। और जो परफेक्टली इलास्टिक एवरेज रेवेन्यू का, व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक? बर्डी, चांदनी चौक, कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू रहता है, ये प्राइस कांस्टेंट है। यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है ना, अपन मार्केट में घुस रहे हैं, मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब बाकी लोग भी है मार्केट में, उनसे कम्पीट भी करना है, जियो का एग्जांपल। तो ये इम्परफेक्ट मार्केट है। जो परफेक्ट मार्केट्स होते हैं वहां पर एक ही प्राइस पे एक ही चीज को अलग अलग लोग बेच रहे हैं, बट एक ही प्राइस पर। मैंने आपको संतरा मार्केट का एग्जांपल दिया, तो वहां ग्राफ कुछ अलग आएगा। कैसा आ रहा है ग्राफ देखो, ये कैसे, प्राइस क्या है? सेम, कैसे? 2 रुपए पे बिक रही है ना हर चीज, तो प्राइस को अपन और क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू, तो वो भी सेम रहेगा। ध्यान देना, तो यहाँ लिख रहे प्राइस इक्वल्स टू लिखा ना, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर वाला जो है। अब टोटल रेवेन्यू क्या आएगा सर? यूनिट से निकालते हैं, तो क्वांटिटी, 2 रुपए की एक यूनिट बेचा, कितना आएगा? 2 रुपए। 2 रुपए की 2 यूनिट बेचा, कितना आएगा? 4 रुपए। 6 रुपए। टोटल रेवेन्यू तो बढ़ रहा है। अब मार्जिनल निकालेंगे, मार्जिनल कैसे आएगी? टी आर का न्यू और पुराने वाले से माइनस करेंगे, तो 4 - 2 2, फिर 6 - 4 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो व्हाट इज दैट मीन कि परफेक्ट मार्केट में प्राइस इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एम आर, जो आपके सामने मैंने निकाल के दिखाया। कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? परफेक्टली इलास्टिक मार्केट, जहाँ पर बहुत सारे सेलर एक ही प्रकार के गुड्स को एक ही दाम में बेच रहे हैं। और टोटल रेवेन्यू कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? टोटल रेवेन्यू कब कैसा आएगा? मेरे ख्याल से नीचे देना चाहिए, दिया है क्या? नहीं, यहाँ नहीं दिया, तो मैं बना देता हूँ आपके सामने। टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा आएगा यहाँ पर? ऐसा, दैट इज टी आर इन परफेक्ट मार्केट, पॉजिटिव स्लोप होता है। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। और ये कौन सा कर्व हुआ? हॉरिजेंटल हुआ कि नहीं हुआ परफेक्ट मार्केट में? ए आर इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू प्राइस। यहाँ 2 रुपए लिख सकते हैं, ये 2 रुपए हो गए। इतना समझा आपको? इतना समझ गया तो फिर खींच खत्म है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके।
चलो बढ़िया है। इतना करने के बाद में मुझे बताना आप, इम्परफेक्ट मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा, ये क्यों क्यों हो रहा है ऐसा आपको पता है? आपको मोनोपोली क्रिएट करनी है या कंपटीशन में हो? ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मतलब आपको घुसने नहीं मिल रहा इतनी आसानी से। और जहाँ परफेक्ट कंपटीशन होगा वहाँ दिक्कत ही नहीं है, वहाँ तो आपको सेम प्राइस पर ही गुड्स को बेचना है। तो कर्व में फर्क है। तो ये जो अपन ने कर्व बनाया ऊपर का, जो ऊपर के कर्व बनाए, जब ये जो पढ़े ना, ये हो गया आपका उसका परफेक्ट मार्केट का, बिल्कुल स्ट्रेट। हुआ कि नहीं हुआ? चलो ये फिनिश कर दिया अपन ने। ओके, और ये हो गया आपका 30 टोटल रेवेन्यू था। ओके, ये कर्व भी समझ में आ गया, ये कर्व भी समझ में आ गया, ये डायग्राम भी समझ में आ गया आपको। आए कि नहीं आया डायग्राम समझ में? जो भी चीज़ें लिखा रहा हूँ उसको लिखते जाने का, ठीक है? चलो ठीक है।